हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब और माय नेम इज़ अयन मालविया। आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम आज देखेंगे वायुमंडल। यदि हम अपने वायुमंडल की बात करें तो हमारी वायुमंडल में कई प्रकार की गैसेस होती हैं और इन सभी गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो इसमें होती है आपकी नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तो इन गैसों का क्या रेशियो होता है, इसको हम पहले देख लें। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो गैस सर्वाधिक गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, और इसका जो रेशियो है इसका जो परसेंटेज कितना है, 78.08% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन रहती है। तो मतलब सर्वाधिक जो मात्रा है वो किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। फिर हम देखें तो सेकेंड नंबर पर जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 20.9594%, है ना। तो 20.94% ऑक्सीजन हमारी वायुमंडल में रहती है। ये हम तीसरी गैस की बात करें, तीसरी गैस है आर्गन। आर्गन इसकी मात्रा 0.93% होती है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम मात्रा में होती है, 0.03% की मात्रा में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायुमंडल में क्या है, कई प्रकार की गैसेस होती हैं और इन सभी गैसों के मिश्रण से हमारा वायुमंडल बना है। यदि हम कुछ इसके पॉल्यूशन की बात करें तो क्यों पॉल्यूशन होता है? पॉल्यूशन हम जानते हैं कि जब कोई कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ जब उत्सर्जित होते हैं तो उनसे क्या होता है, वो वायुमंडल में चले जाते हैं, इससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, यदि हम कुछ दम घुटने वाली गैसों की बात करें तो इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? दम घोट गैस भी बोलते हैं। इससे दम घुटने लगता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखें जो पॉल्यूशन से संबंधित है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे जो प्रसिद्ध ताजमहल है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। इसके अलावा हम मीथेन गैस की बात करें तो मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? तो मीथेन गैस कई सोर्सेस होते हैं इसके। जैसे जो आर्द्र भूमि होती है ना, आर्द्र भूमि आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पर नमी होती है, तो उस आर्द्र भूमि से भी क्या होता है, मीथेन गैस का निकलती है। इसके अलावा धान के जो खेत होते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। कोयले की खदानों से भी मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा जुगाली करने वाले जो पशु हैं वहाँ से भी क्या होता है, वो भी मीथेन गैस का एक सोर्स होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो मीथेन गैस हमें प्राप्त होती है वो होती है हमें आर्द्र भूमि से। ठीक है, आर्द्र भूमि क्या है, मीथेन गैस को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैसेज और गैसों से होने वाले पोल्यूशन और मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, इन सब के बारे में। अब हम बात करेंगे अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, वृक्ष कम पाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, अवनलिका अपर्दन होता है। तो सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कहाँ पर होता है? वो होता है हमारे चंबल के क्षेत्र में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में बहुत कम वृक्ष हैं। ठीक है, पूरा एरिया वीरान जैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बरसात जब होती है तो मिट्टी कटती है ना, तो इससे क्या होता है, अवनलिका अपर्दन यहाँ पर होता है। तो चंबल क्षेत्र क्या है, अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो ये हमने जाना अब नलिका अपर्दन के बारे में। आज हम एक और फैक्टर की बात करेंगे, वो है उत्पादक उपभोक्ता अपघटन। ये क्या होता है? उत्पादक मतलब ऐसे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, तो फिर से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अपघटन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो डायरेक्टली हरे पौधे को ही खाते हैं, वो कहलाते हैं प्रथम उपभोक्ता। ठीक है ना। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रथम उपभोक्ता ने जो भोजन ग्रहण किया है तो उन्हीं को खाते हैं, शाकाहारी पशुओं को खा लेते हैं, तो ये मांसाहारी होते हैं। यदि हम तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो ये सर्वाहारी होते हैं, है ना, दोनों ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अब घटक क्या होते हैं? अब घटक ऐसे होते हैं कि मरणोपरांत जो डेड बॉडी होती है उसमें जो कार्बन, जटिल कार्बन होता है, उसका अपघटन करते हैं। ठीक है ना, और उसका अपघटन करके उसको वापस अपघटित मिट्टी में या फिर जहाँ से वो हुआ उसको अपघटित करके उसको मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारी डेड बॉडी होती है उसको ईजिली, है ना, अपघटित करते हैं। इसलिए इनको एक प्रकार का प्रकृति का मेहतर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने समझा वायुमंडल के बारे में, कौन कौन सी गैसेज होती हैं, पॉल्यूशन के बारे में, मीथेन गैस के बारे में। इसके अलावा हमने समझा अवनलिका के बारे में, अवनलिका अपवर्तन के बारे में समझा। फिर हमने समझा उत्पादक उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता के प्रकार। और हमने समझा साथ ही साथ कि उपभोक्ता
उसके अलावा जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं और किस प्रकार का रोल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हमने इसके अलावा कई वीडियोस बनाए हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हैं, या फिर यूपीएससी के टॉपिक्स रिलेटेड कई वीडियोस हमने बनाए हैं। उन वीडियोस को भी आप सब्सक्राइब करके चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।